हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा पे। यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस की तैयारी, जो कि हो रही है आपकी टॉपिक वाइज। यहाँ पर हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट हमने जो किया है या मैं जो करा रही हूँ वो है आपका हिस्ट्री, जिससे कि आपका टॉपिक वो सभी टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे जो कि आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। एसएससी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो सभी को हेलो नमस्ते विराट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छे हूँ बच्चे, आप कैसे हैं? चलिए जल्दी से जो है आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज जो है किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पूरी सेटिंग कर ली गई है ना। तो जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपके सवाल रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो उससे सवाल आता ही आता है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरू किया जाए। तो कल जो नहीं कर पाए थे उस मैम फिजिक्स, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन का पहला सवाल, हालांकि हमने कल किया था लेकिन बीच में ही क्लास जो है आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे के टॉपिक को, आगे के सारे जो भी क्वेश्चन है उनको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, पहला सवाल है कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हाउ मेनी पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपके ऑप्शंस हैं 62 मेंबर थे, 78 मेंबर थे, 68 थे या फिर 72 मेंबर्स थे। आपको बता दूं कि जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, धीमे धीमे उन्होंने हर क्षेत्र में जो है अपनी पहुंच बना ली, अपनी नींव गढ़ दी थी। और इसी चीज को करते करते जब लोगों में आक्रोश हुआ तो हमने 1857 की क्रांति देखी। 1857 की क्रांति वो क्रांति थी जिसने ब्रिटिश सरकार को सीधे सीधे हिंसक रूप से जो है चेतावनी दी थी कि भाई इससे ज्यादा अगर आप आगे जाएंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो 1857 में पहली क्रांति हमें देखने को मिल गई है। लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना। शिक्षित भारत हो रहा है, बहुत सारे परिवर्तन आप देखेंगे। फिर आता है जो 1857 की क्रांति थी वो शिक्षित वर्ग उसमें इंक्लूड किसी भी तरीके से नहीं था। उसके क्षेत्रीय कारण थे, उसका राजनीतिक कारण था, उसका आर्थिक कारण था, उसका सामाजिक कारण था। इस वजह से लोगों में आक्रोश था जिसको हिंसक रूप से प्रदर्शित किया गया। आगे चलकर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर ये समय आ चुका था कि शिक्षित वर्ग ने भी जो है भारत की जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नीतियां थी उनका विरोध यहाँ पे करना शुरू कर दिया। और उसी विरोध के लिए इन्होंने क्या किए, जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे कि राजा राम मोहन राय ने अलग समाज बनाया, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा अलग बनाया गया, दादा भाई नेहरू जी ने एक अलग संगठन बनाया, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को वो क्या कर सके, समय समय पे ये बता सके कि आप जो कर रहे हैं उसको सही करिए, उसको सुधारिए, उसमें परिवर्तन करिए, क्योंकि ये भारतीयों के लिए ठीक नहीं है। ये चीज भारत के जो मेजर सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स के, बंगाल, मद्रास और बम्बई, यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत के बाहर भी सेम तरीके के मूवमेंट्स के लिए यहाँ भारत के बाहर भी क्या किए जाते हैं, संगठनों की स्थापना की जाती है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में आप संगठन देखेंगे। लेकिन बाद में ब्रिटिशों को समझ में आया कि ये तो गड़बड़ हो रही है, भारतीय इस तरीके से क्या क्या रणनीति बनाएंगे नहीं पता चलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, एक सहयोगात्मक रूप से एक संगठन, यहाँ पे एक मंच प्रोवाइड करना चाहिए। उसी की रूपरेखा के लिए यहाँ पर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और ये स्थापना कब की गई, आपकी 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर, बम्बई में। ठीक है, बम्बई में एक कॉलेज है जिसका नाम पूछा जाता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ पर जो है इस संगठन को बनाया
जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, बहुत सारे लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि 72 लोग जो है प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं। कितने लेते हैं? आपके 72 प्रतिनिधि यहाँ पे भाग लेंगे। इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? पहला अधिवेशन है, याद रखिएगा, ये 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है, कौन करते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। इसके अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र यानी कि WC बनर्जी होते हैं और इसके संस्थापक कौन होगा भाई? ब्रिटिशों की ही चालाकी थी, तो यहाँ पे संस्थापक कौन होते हैं? A.O. ह्यूम होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कितने प्रतिनिधि आपको देखने को मिलेंगे? 72 प्रतिनिधि देखने को मिलेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में की गई थी? देखो, हमने पहला अधिवेशन तो देख लिया, फर्स्ट अधिवेशन। ठीक है, फर्स्ट INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है ये किया जाता है आपका बंबई में और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी करते हैं। ठीक है, आपको कुछ अधिवेशन और उनके अध्यक्ष आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा INC का अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ होता है? कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कौन करेंगे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है कि तीसरा अधिवेशन, अच्छा यहाँ पे डेट लिख लीजिए, ये 1885 में होता है, ये 1886 में होता है, ये 1887 में होगा। तो 1887 में जो अधिवेशन होता है ये कहाँ होगा बच्चे? आपका मद्रास में होगा और आप देखेंगे कि मद्रास का ये अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कौन करेंगे? बदरुद्दीन तैयब जी करेंगे और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके बाद आप देखोगे 1888 में, ठीक है, ये अधिवेशन आप देख सकते हैं कि हर साल आयोजित किया जा रहा है, हर साल इस इवेंट को किया जाता है। साल भर में जितनी भी ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उन पर चर्चा की जाती थी और ये जो भारतीयों की समस्या हुआ करती थी उसको उस जगह पर, उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, उस पे सभी प्रतिनिधि वो मिलकर हल निकालने का प्रयास करते थे। तो 1888 में आप देखेंगे कि चौथा जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कहाँ पे किया जाता है बच्चे? इलाहाबाद में किया जाता है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। यही आपका सवाल पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता कहाँ पर? इलाहाबाद में की गई। इसका मतलब यहाँ पे इलाहाबाद में जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? एक अंग्रेज होगा। ठीक है, यहाँ पर पहला अंग्रेज जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है वो होता है आपका जॉर्ज यूले। कौन होता है? जॉर्ज यूले को याद रखिएगा। ठीक है, कौन था? जॉर्ज यूले। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, ये टॉपिक ऐसा है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो विश्वास मानिए कि आपको चीजें काफी सारी कवर हो जाएंगी और इससे काफी सारी हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है वो आप यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि बाकी सभी स्टूडेंट जो है यहाँ पर कनेक्ट कर ले। और आप लोग बताइए कि जो भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको क्लियर है, किसी भी तरीके का डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत? सेशन को जो है शेयर कर देंगे। चलिए अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस ने देश में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको पता होगा एक अधिवेशन हुआ है 1938 में जिसे हम बोलते हैं हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। इसका अधिवेशन जो कि 1938 में हरिपुरा जो है ये गुजरात में है। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है और यहाँ पे अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? आपके सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कौन करेंगे? सुभाष चंद्र
बोस के द्वारा अध्यक्षता यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे अगले साल 1939 में ये जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ होता है? त्रिपुरी, जो कि है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता को लेकर जो है विवाद हो जाता है। ठीक है, कि हर साल किसी नए मेंबर को जो है प्राथमिकता दी जाती थी। ये कहा जाता था कि इस बार का अध्यक्ष इसको बनाया जाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि त्रिपुरी अधिवेशन में 2 कैंडिडेट का नाम आता है। एक तो होते हैं आपके सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको अध्यक्ष के रूप में सभी लोग, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के सदस्य होते हैं, वो सभी मिलकर कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है इनको अध्यक्ष के रूप में चुना जाना चाहिए। दूसरे कैंडिडेट जिनको नामांकन किया गया वो थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया थे। आपको पता होगा कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के लिए जो सिफारिश कर रहे थे वो व्यक्ति कौन थे? वो थे भारत के महात्मा, जिनको हम कहते हैं गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी। गांधी जी कहते हैं कि अब अधिवेशन 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसको देनी चाहिए? पट्टाभी सीतारमैया को देनी चाहिए। इसी चीज को लेकर जो है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में काफी ज्यादा बहस हो जाती है, और आगे चलकर उसी समय सुभाष चंद्र बोस जो है इस त्रिपुरी अधिवेशन से कांग्रेस से क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते। ये घटना कब की है? 1939 की है। अधिवेशन भी याद रखिएगा, ये कौन सा अधिवेशन है? तो त्रिपुरी अधिवेशन है। 2 अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन हम अगर आपसे पूछा है कि पूर्ण अध्यक्षता किसमें की थी, तो यहाँ पे आपके 1938 में, इस्तीफा किसमें दिया? तो 1939 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे? ठीक है, 1 और 2, यानी कि अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है जब गठित की गई तब इसमें 72 मेंबर थे। जैसे जैसे ये अधिवेशन हर साल होता रहा, इसमें कई सारे नए मेंबर जुड़ते रहे। लेकिन अब कई सारे मेंबर जुड़ रहे हैं। जब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया तो इनका उद्देश्य था कि ये ब्रिटिशों के सहयोग से भारतीयों की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जिस तरीके की समस्याएं और ज्यादा उत्पन्न होती चली जा रही थी, इसीलिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसमें कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का सीधे सीधे विरोध करना शुरू कर दिया कि इनके सहयोग से जो है इनको सीधी बात नहीं समझ में आती है, ये सहयोगात्मक रूप से जो है भारतीयों का भला नहीं करेंगे, हमें इन्हें हिंसक रूप ही दिखाना पड़ेगा, हमें इनकी कानों में शोर मचाना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ एक वर्ग था जो ये पेशेंस के साथ उनके साथ मिलकर जो है चीजों को ठीक करने में लगा हुआ था। तो हर साल ये अधिवेशन होता था। आगे चलकर आप देखोगे कि ये जो आईएनसी है इसका एक अधिवेशन होता है 1907 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी बोस। कौन करेंगे? रास बिहारी बोस अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में आप देखेंगे कि आईएनसी जो है ये 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक तो होता है आपका गरम दल, ठीक है, गरम दल, और दूसरा होता है आपका नरम दल। ठीक है, कौन सा होता है? एक गरम दल हो जाएगा, एक नरम दल। गरम दल में वो लोग होंगे जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाने लगे। ठीक है, तो यहां पर आपको लाल बाल पाल, लाल बाल लाल बाल और पाल। ठीक है, ये 3 नाम आपको जरूर याद रखने हैं। ला से हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, बा से हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, नहीं, बाल गंगाधर तिलक। बा से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। और पा से हो जाएगा आपके बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये क्या थे? ये पूरी तरीके से हिंसक रूप से जो है ब्रिटिशों को जवाब देना चाहते थे। और दूसरी तरफ थे आपके नरम दल के, जो कि ब्रिटिशों के सहयोग से आराम से, उनको लगता था कि ठीक है, आज समझ में नहीं आ रहा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, इस तरीके की जो मानसिकता थी वो देखने को मिलती है। इस नरम दल में आप देखेंगे एक तो आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे फिरोज शाह मेहता,
फिरोज शाह मेहता, ये हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये सभी व्यक्ति किससे थे? आपके नरम दल के थे। यहाँ पर आप देखोगे लाला लाजपत राय का, ये किससे थे? आपकी गरम दल से, यानी कि 4 ऑप्शन जहां भी होगा ये दोनों होंगे नहीं, बचे ये दोनों। तो आपको मैंने बता दिया कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि यहाँ पर अरविंदो घोष भी किससे संबंधित थे? आपके गरम दल से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि नरम दल से, राष्ट्रवादी नरम दल से जो संबंधित थे वो कौन थे? आपके 2 और 3, यानी कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको मालूम होगा कि पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, वो थी आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? 1917 में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनाई गई है? अध्यक्ष बनाई गई। ठीक है, और ये क्या थी? पहली महिला, पहली महिला जिनको अध्यक्ष बनाया गया, पहली महिला अध्यक्ष। देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाएगा कि पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष किस अधिवेशन में बने? तो 1887 में मद्रास अधिवेशन जो हुआ था वहां पे बदरुद्दीन तैयब जी। इसी तरीके से पहली महिला अध्यक्ष, यहीं पर सवाल अगर घुमा दिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कहां पर? कानपुर अधिवेशन जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, यहां पर पहली भारतीय महिला जिनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, पहली भारतीय महिला जिनको अध्यक्ष बनाया गया वो कौन थी? वो थी आपकी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू थी, इनको ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से सवाल बनेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट। कब बनाई गई? तो ये 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? आपके कलकत्ता में, कलकत्ता अधिवेशन में। यहाँ पे दिया है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी जो है ये स्वतंत्र होने के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी। ठीक है, कौन? सुचिता कृपलानी, इनको ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी आप जानते हैं ये देश की पहली प्रधानमंत्री रही हैं, पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई थी, प्रधानमंत्री बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1966 से लेकर इनका कार्यकाल 1984 तक रहा है। बीच में थोड़े दिनों का कुछ समय तक ये प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रही है, लेकिन जो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है वो इनका ही है, इंदिरा गांधी का। सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, और साथ ही के साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त की गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके के सवाल जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनेंगे, इनको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका एनी बेसेंट सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में डेस्क के द्वारा किया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एलन ऑक्टेवियन होम के द्वारा या बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था तो यहाँ पे ब्रिटिशों ने जो है एक मंच प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे पहली चीज तो कौन होगा? एक ब्रिटिशर्स होगा। और यहाँ पे एलन ऑक्टेवियन होम जो है यही क्या होता है? ये अंग्रेज होता है जो कि क्या बनता है? इसका संस्थापक होता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक होता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 का यानी कि पहला फर्स्ट जो आईएनसी होता है इसके कौन बनते हैं? ये अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी ने। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में पूछा जाता है तो 1887 में जो मद्रास में हुआ था
आईएनसी का अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, इसमें ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। ये सवाल आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार या फिर 5 बार? बताइए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी जो है ये 3 बार नियुक्त होते हैं। ठीक है, दादा भाई नेरोजी कितनी बार होंगे? 3 बार नियुक्त होंगे। और ये कब कब होते हैं? एक तो होते हैं, आप देखेंगे कि 1886 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिएगा कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठित किया गया, उस समय वायसराय कौन था? ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपको बता दूं, इस समय डफरिन था। ठीक है, डफरिन था, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने 1893 में दूसरी बार लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर अधिवेशन, वहां पे अध्यक्षता की। और इन्होंने ये जो अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? आज जो यूपीएससी की परीक्षा होती है ना, सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है, ये पहले लंदन में की जाती थी। लंदन से उस परीक्षा को भारत में करवाने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रखने का जो श्रेय है, ये किसे जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और ये कब रखा गया? 1893 के लाहौर अधिवेशन में, कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है, परीक्षा भारत में कराने का प्रस्ताव जो है इनके द्वारा रखा गया था कि भैया लंदन में होती है, भारत के जितने भी युवा हैं वो लंदन जाके इस परीक्षा को देते हैं। आप ऐसा करिए, ये परीक्षा जो है आप भारत में ही कंडक्ट कराइए। इसके बाद पहला हो गया 1886, दूसरा 1893 और तीसरा अधिवेशन जो है ये इनका होता है 1906 में। ठीक है, कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द जो है इसको यूज किया गया। पहली बार स्वराज शब्द जो है यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। क्लियर है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया है आपको कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। आपको बता दूं, अबुल कलाम आजाद ये सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 1940 से लेकर 1945 तक। ठीक है, लगभग 5 सालों तक लगातार अब्दुल कलाम आजाद जो है ये क्या रहते हैं? आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? युवा बंगाल आंदोलन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन? ये सभी अधिवेशन वो हैं, ये सभी संगठन वो हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठित होने से पहले बनाए गए थे। मैंने बताया ना कि मद्रास में अलग जो है संगठन बन रहे थे, बम्बई में अलग बन रहे थे, मद्रास में अलग बन रहे थे, है ना। तो सभी जगह अलग अलग संगठन बन रहे थे, उन सभी को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इसमें विलय कर दिया जाता। तो इंडियन एसोसिएशन जो है, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन जो है इसका विलय किसमें कर दिया जाएगा? इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसको विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, विलय कर दिया जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 में, 1899 में या 1898 में या फिर 1857 में? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वंदे मातरम जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो ये गाया गया 1897 में। ठीक है, कहाँ पे? 1897 में वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, किसे? वंदे मातरम। क्या आप जानते हैं कि वंदे मातरम जो है ये क्या है? आपका राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत है जिसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला?
1950 में। ठीक है, राष्ट्रगीत का दर्जा कब दिया गया? 1950 में। वंदे मातरम ये किससे लिया गया है? एक व्यक्ति है जिनका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं का एक उपन्यास है आनंद मठ। कौन सा है? आनंद मठ। इससे जो है, इसी आनंद मठ से, इस उपन्यास से ही वंदे मातरम को लिया गया है और बाद में आगे चलकर जो है इसे क्या किया गया? आपका राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि जनगण मन जो है, जनगण मन, ठीक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनको भी पूछा जाता है। अगला सवाल है, दिसंबर 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नेहरू ने की। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपके WC बनर्जी ने। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नेहरू जी ने, रासबिहारी बोस ने, मदन मोहन मालवीय ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो 1900 ठीक है, तो यहाँ पे 1909 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का नाम, एक चीज और भी पूछी जाती है कि जो आपका बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, इसकी नींव या इसकी स्थापना 1916 में किसके द्वारा की जाती है? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। रासबिहारी बोस जो है, ये 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, ठीक है, सूरत अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी, जहां पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये दो गुटों में विभाजित हो गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया, इन्होंने 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की और 1939 के अधिवेशन जो त्रिपुरी में था उसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कर्जन था, डफरिन था, मेयो था या फिर मिंटो था? बताइए। तो पहला अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था उस समय कौन था? आपका डफरिन था। ठीक है, कर्जन को आप जानते होंगे, इसको 1905 के बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ है? तो लॉर्ड कर्जन के समय। मेयो की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, 1872 में जो भारत में जनगणना होती है उसको करने का श्रेय किसने किया है? मेयो ने। ठीक है, भारतीय जनगणना का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत, क्योंकि इनके द्वारा ही 1872 में पहली भारत में जनगणना की गई थी। लेकिन ये जनगणना जो है, ये आज हमारी जो जनगणना है ये 10 साल की जनगणना है। कैसी है? 10 सालों की जनगणना है। लेकिन उस समय जो पहला ट्रायल किया गया वो एक्सपेरिमेंट के लिए था और कुछ समय तक की गई। लेकिन आपसे पूछा जाए कि 1881 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड रिपन। कौन होते हैं? लॉर्ड रिपन का नाम याद रखिएगा। ये वही व्यक्ति है जिसने 10 वर्षीय जनगणना जो है, जनगणना इसको जारी किया है। ठीक है, 10 सालों की जनगणना जो है इसको शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? आपकी रिपन को। मिंटो को जानते होंगे, मार्ले मिंटो एक्ट आया था आपका 1909 में। मार्ले मिंटो एक्ट आया था 1909 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो यहाँ पर 2 भागों में किस अधिवेशन में हुई थी? तो सूरत अधिवेशन में ये जो है विभाजित हो गई थी। लेकिन आगे चलकर आपका एक अधिवेशन होता है 1916 का अधिवेशन, जो कि आयोजित किया जाता है लखनऊ में। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं आपके अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कौन होते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। आपको बता दूं, इसी में आपके महात्मा
गांधी जी जो है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी जी 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से पूर्ण रूप से भारत आ चुके थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने जो है पहला कदम रखा आपके भारत में, और उसके बाद इनका पहला अधिवेशन था जिसको इन्होंने अटेंड किया। और यहाँ से आप देखोगे कि इनकी जर्नी ही बदल जाती है, क्योंकि यहीं पे एक व्यक्ति मिलते हैं इनको, रामचंद्र शुक्ल। कौन मिलते हैं? रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जो है इनसे आग्रह करते हैं कि चंपारण में चल रहा जो 3 कठिया पद्धति है, यानी कि 3/20 भाग पर जो जबरन नील की खेती ब्रिटिशों के द्वारा कराई जा रही है, और उच्च टैक्सेशन यानी कि उच्च कर दर जो है उसको यहाँ पर आपके द्वारा उसको देखें कि उसका हम क्या हल निकाल सकते हैं। आप ब्रिटिशों से बात करिए तो आप देखेंगे कि जो चंपारण आंदोलन है उनके लिए न्योता आमंत्रण जो है इसी लखनऊ अधिवेशन में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे 1916 में होता है। और यहीं पर गरम दल और नरम दल ये दोनों क्या होंगे? एक साथ आ जाएंगे। ये दोनों ही क्या होंगे? एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद अधिवेशन आप जानते हैं 1888 का है, जहां पे जॉर्ज यूले जो है इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए जो है प्रस्ताव रखा जा रहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? आपके ऑप्शन है मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता, लाहौर अधिवेशन या फिर दिल्ली अधिवेशन। ये बात है आपकी 1929 की। ठीक है, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये लाहौर जाते हैं। लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, कहां पर? 1929 में। और वहीं पर जाकर इससे पहले आप देखेंगे कि 1927 में कौन आता है? आपका साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन भारत भेजा जाता है। ठीक है, और ये साइमन कमीशन जो है ये 1919 का जो अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करने वाला था। अधिनियम, ठीक है, 1900 क्या होता था? ब्रिटिशों के द्वारा हर साल जो मतलब 10 सालों के लिए एक एक्ट पारित कर दिया जाता था। तो यहाँ पर 1919 में इनके द्वारा अधिनियम लाया गया, उसमें कई सारे नियम कानून थे। इसके बाद यहाँ पर ये भारतीयों की मांग थी कि अब जो अधिनियम आएगा उसमें भारतीयों की भी भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे। ठीक है, नया वहां का प्रतिनिधि चुनना था। इसके चलते जो इलेक्शन थे वो 1929 में होने थे। तो इसीलिए 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में साइमन कमीशन को साइमन जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो जो साइमन होते हैं उसकी की अध्यक्षता में कुछ लोगों की कमीशन बनाकर भारत भेजा जाता है 1927 में, जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जाता है। अब भारतीयों की समस्याएं हैं, भारतीयों को ही बतानी है और उनको ही शामिल नहीं किया जा रहा। तो ऑब्वियस है कि इसका विरोध तो होना ही था। तो आप देखेंगे कि इसका विरोध सभी जगह हो रहा था, सभी ने जो है प्रदर्शन किया। इसी का विरोध करने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये लाहौर पहुंचते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए वो लाहौर में रावी नदी के तट पर खड़े होकर बोलते हैं रात में कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को क्या कर लेंगे? पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब हमें अभी तक किसकी बात हो रही थी? इससे पहले आप देखोगे कि डोमिनियन स्टेट की बात हो रही थी कि ठीक है कि ब्रिटिशों के सहयोग से ही जो है हम आगे सरकार चलाएं, क्योंकि ब्रिटिशों ने भर दिया था सभी भारतीयों की कि तुम कैसे सरकार चलाओगे, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर उनको क्या दिया गया? उनको उनका कॉन्फिडेंस जो है वो कमजोर कर दिया ब्रिटिशों ने। लेकिन बाद में यहाँ पे सबको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, हम नहीं चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब हमें हमारी पूरी सत्ता, हमारा पूरा देश हमें वापस चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई।
कि अब हम डोमिनियन स्टेट की मांग ही नहीं कर रहे, अब हमें पूरा का पूरा भारत चाहिए। अभी तक हम तुम्हें रहने की आज़ादी दे रहे थे, हम कह रहे थे कि चलो ठीक है तुम जिम्मेदारी ले लो, लेकिन हमारे लिए जो है हमारे हित के लिए काम करो, लेकिन तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही है तो जस्ट गेट आउट। तो यहाँ पे जो है इसकी बात की जाती है। इसीलिए हम जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमने संविधान को पूरे देश में लागू किया, इस तारीख को अपनाने का जो श्रेय है वो यही तारीख है। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 की रिस्पेक्ट में ही किया जाता है। चिंग टपाक टम डम। चलो वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर याद रखना ये बात है आपकी लाहौर अधिवेशन की। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने, रहीमतुल्ला एम सयानी ने, रास बिहारी बोस ने और पंडित विशन नारायण दत्त ने। तो आपको बताया था कि पहली चीज तो वंदे मातरम किससे लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, चटर्जी, इनका एक उपन्यास है जिसका नाम क्या है? आनंद मठ, ठीक है। इस आनंद मठ से ही इस वंदे मातरम की पंक्तियों को निकाला गया है, जिसे बाद में 1950 में 1950 में इसे क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। लेकिन इससे पहले आप देखोगे घोषित किया गया, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम को 1857 में, ठीक है, रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा जो है यहाँ पर कहाँ पे? गया अधिवेशन। और ये कब हुआ बच्चे? आपका 1897 में। तो 1897 के गया अधिवेशन में रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा पहली बार वंदे मातरम जो है इसको गाया गया था। ठीक है रवि, माही, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। रास बिहारी बोस जो थे ये 1907 के थे। मैंने अभी बताया कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में बट गया था, एक नरम दल में, एक गरम दल में। गरम दल के लोग कह रहे थे कि भैया हमें तो अब ब्रिटिश सरकार के कानों में शोर मचाना पड़ेगा क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है, और नरम दल कह रहे थे कि नहीं, ब्रिटिशों को हम समझा लेंगे, वो आज नहीं कल समझ जाएंगे और भारतीय के हित के लिए काम करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा की गई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया या फिर सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू तो आपके 1925 में जो कानपुर अधिवेशन था, ठीक है, वहां पर इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? आपकी सरोजिनी नायडू। और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। महिला अध्यक्ष जो है यहाँ पे बनाई गई थी। पंडित नेहरू जी की हमने देख लिया 1929 में बनाया गया। अब बचते हैं पट्टाभी सीतारमैया और जेबी कृपलानी, ठीक है। तो पट्टाभी सीतारमैया जो है इनको कब बनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में? ठीक है, 1939 में आप देखोगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को लेकर जो है डिस्प्यूट हो जाता है, क्योंकि दो कैंडिडेट का नाम होता है, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी यहाँ पर आकर पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते हैं। तब आप देखोगे कि 1939 की जो अध्यक्षता है त्रिपुरी अधिवेशन की वो किसके द्वारा की गई है? पट्टाभी सीतारमैया। बचते कौन है? आचार्य जेबी कृपलानी, जिन्होंने जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। अगला सवाल है, सेफ्टी वल्व सिद्धांत का संबंध किससे है? भारत के प्रशासनिक एकीकरण से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से, भारतीय सेना में जातीय संतुलन से, या भारतीय व्यापार का यूरोप में प्रतिबंध से? सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। माही, रवि, क्लास को शेयर कर दो, है ना। देखो यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व का मतलब है कि एक सुरक्षा कवच। तो आप देखेंगे कि ये जो सेफ्टी वॉल है ये किसे कहा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा गया है,
ठीक है, कि भारतीयों का ये क्या है, एक सेफ्टी वॉल्व है जहां पर उनके हितों की रक्षा की जाएगी। अगला है 1922 का गया अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने की थी? तो अब्दुल कलाम ने की, देशबंधु चित्तरंजन दास ने, सरोजिनी नायडू ने, या बदरुद्दीन तैयब जी ने। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये मद्रास अधिवेशन में बनाए गए थे। कब? 1887 में। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। ठीक है, अबुल कलाम जो है ये 1940 से लेकर 1945 तक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। फिर यहाँ पे बसता है गया अधिवेशन जो कि होता है 1922 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। और आपको बता दूं इसी अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद 1923 में, यहाँ पे गया अधिवेशन 1922 में हुआ है, इसी के एक साल बाद आप देखेंगे कि 1923 में चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास जो है CR दास, ये किसके साथ? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या करते हैं? एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। ये सवाल आपके पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। स्वराज पार्टी जो है ये किसके द्वारा गठित की गई? तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही पिता हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दांडी मार्च में, ठीक है, सत्याग्रह, चंपारण, खेड़ा या फिर अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, देखो गांधी जी के बारे में बात करें तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। गांधी जी का, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहां पे हुआ? पोरबंदर, गुजरात में इनका जन्म होता है। किसका? मोहनदास करमचंद गांधी जी का। स्वभाव से बहुत ही सीधे सरल और बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। कौन? आपके गांधी जी। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े में इनका कोई भी संबंध नहीं रहता। तो कोई कुछ कहता था तो उसकी बात सुन लेते। अगर माँ ने डांट दिया और कह दिया कि तुम यहीं खड़े रहना, तो वो हिल नहीं सकते थे। इतने आज्ञाकारी बच्चे थे। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आगे चलकर ये वकालत करते हैं। इनके भाई वकालत तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद इनको कोई केस नहीं मिल रहा होता है। तो इनके भाई जो है इनको एक केस बताते हैं जो कि होता है दक्षिण अफ्रीका का। तो 1893 में ये कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका जाने के बाद आप देखेंगे कि गांधी जी दूसरे शहर जाते हैं और दूसरे शहर में भी ब्रिटिशर्स थे और वहां पे भी ब्रिटिशों का ही पूरा कंट्रोल था। तो वहां पे भी क्या था? गोरे काले का भेद था। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी जाते हैं, इनको पता ही नहीं था, बेचारे बैठ जाते हैं एक ट्रेन में जो कि प्रिटोरिया से कहां जा रही थी? डरबन एक जगह है दक्षिण अफ्रीका में। प्रिटोरिया से डरबन के लिए एक ट्रेन जा रही थी जिसका नाम है मोरिट्सबर्ग। ठीक है, इस ट्रेन में ये फर्स्ट क्लास का टिकट ले लेते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट क्लास का, कि भाई मैं तो पूरे भाई ने पैसे दिए हैं, पूरी सुख सुविधा के साथ जो है ट्रैवल करने वाला हूँ। दूसरे देश में जाके वैसे भी लगता है। गांधी जी कहते हैं कि भाई मैं तो फर्स्ट क्लास में जाऊंगा। लेकिन वहां पे भी क्या था? जिस तरीके से भारत में होटल में, रेस्टोरेंट में, किसी भी अच्छी जगह पर भारतीयों का जाना वर्जित होता था, उसमें बाहर ही लिख देते थे। किसी भी होटल रेस्टोरेंट में जाना होता ना, उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। कुत्ते और भारतीय दोनों को अंदर आना मना है। सोचिए, इस हद तक ब्रिटिशों ने जो है इंसल्ट किया है इंडियंस का। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यहाँ पे फर्स्ट क्लास का टिकट लेके जाते हैं, एक गोरा आता है और यहाँ पे इनको बैठे हुए देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और टीटी बुलाता है। ये इस कोच में क्या कर रहा है? गांधी जी दिखाते हैं कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। वो नहीं सुनते हैं।
अगला स्टेशन आता है, वो गांधी जी को नीचे उतार देते हैं, फेंक देते हैं सामान के साथ। गांधी जी सदमे में चले जाते हैं लंबे, और पूरी रात उस स्टेशन पे बैठ के सोचते हैं कि उनके साथ हुआ क्या है। सोचिए, एक बच्चा जो सीधा साधा है उसके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करे, हालांकि बड़े हो गए लेकिन इंसान का स्वभाव तो वही है, वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आप देखो कि गांधी जी ठान लेते हैं कि अब हम तुमको मजा चका के रखेंगे। कहता ना, जब तक सीधापन है तब तक सीधापन है, लेकिन अगर हम आपको आपकी हरकत बताने पे आएंगे तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तो गांधी जी क्या करते हैं, यहाँ पर नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी? नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और वहां पे जितने भी वहां के भारतीय थे जो ब्रिटिशों से परेशान थे उन सभी को इकट्ठा करते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक फीनिक्स आश्रम जो है इसको गठित करते हैं, आश्रम बनाते हैं। कहते हैं आइए, जिसकी कोई भी दिक्कत है आइए और यहाँ पर आकर हमें बताइए, हम उसका जो है विरोध करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि गांधी जी ने यहीं पर एक किताब लिखी है, हिंद स्वराज। सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस की परीक्षा में आया है कि हिंद स्वराज जो किताब है इसको कहां पर गांधी जी के द्वारा लिखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने वहां पे ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन चलाया और गोरे काले का जो भेद था ये लोगों को समझाया कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो, ये तुम्हारे घर में आकर बैठ गए हैं, तुम्हें इनका विरोध करना है। और किसी भी हिंसक तरीके से नहीं उन्होंने ये सब किया, अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए ही जो है उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध किया और वहां पर मूवमेंट चलाकर वो विजयी होते हैं, है ना। अब ये सोचिए कि अगर गांधी जी ने कोई भी भारतीय भारत के बाहर किसी जगह पर कोई बहुत अच्छा काम करके आता है, जैसे हमारे मोदी जी हैं, है ना, मोदी जी जा रहे हैं, तो आज हमारी ग्लोबली जो पहचान है वो बदल रही है। लोगों को अब इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बाहर देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा लीडर है जो बोल रहा है। तो जब ये घटना होती है उसके बाद ये सारा मूवमेंट करके गांधी जी वापस आते हैं। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, गांधी जी भारत आते हैं, इसीलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस, राष्ट्रीय प्रवासी, यहाँ पे क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? आपका राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को सेलिब्रेट करते हैं। अब गांधी जी आ गए हैं। गांधी जी आने के बाद किससे मिलेंगे? गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले से मिलेंगे। ठीक है, गोखले से मिलते हैं और गोखले से पूछते हैं कि मुझे भारतीयों के लिए भी करना है। मैं देख रहा हूं कि ब्रिटिशर्स ने जो है यहाँ पे भी सबको परेशान किया है, मुझे भारतीयों के हित में भी काम करना है, तो आप मुझे क्या करिए? गाइड करिए। गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं तुम कुछ मत करो, तुम 1 साल बस इस भारत को समझो, और उसके लिए जरूरी है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तुम यात्रा करो। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जाओ, लोगों से मिलो, उनसे उनकी समस्याएं पूछो और देखो कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं अगर तुम्हें यहाँ पे बैठ के बता दूं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। गांधी जी यही करते हैं, गांधी जी करना शुरू कर देते हैं यात्रा, जगह जगह जाते हैं, और उसी में आप देखेंगे कि ये कहाँ पहुंच जाते हैं? 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हो रहा है, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे अंबिका चरण मजूमदार जो थे, उनके उस अधिवेशन में ये पहुंचते हैं 1916 में, और यहीं पर इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन बहुत सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसके अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा। कौन थे? आपके अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पे पहली चीज तो एक घटना ये होती है कि जो 1907 में सूरत अधिवेशन में आईएनसी 2 भागों में विभाजित हो गया था, वो फिर से एक साथ आ जाता है, यानी कि गरम दल और नरम दल, ये दोनों क्या होंगे? एक साथ हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। दूसरी घटना जो होती है कि महात्मा गांधी जी से कौन मिलता है? रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? जब गांधी जी भारत आते हैं तो गांधी जी के भारत आने और उनके द्वारा मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चलाया गया उसके बारे में पूरे भारत में चर्चा फैल चुकी थी। अब यहाँ पर लोगों को उन पर विश्वास था,
एक होता ना कि जब पता है कि अगर वहां पे ये कर सकते हैं तो हमारी भी मदद करेंगे। ये बात रामचंद्र शुक्ल को पता चलती है। रामचंद्र शुक्ल चंपारण से थे और वहां पर तीन कटिया पद्धति जो है ये ज्यादातर लोगों को, किसानों को प्रभावित कर रही थी। तो रामचंद्र शुक्ल जो है ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि गांधी जी आ रहे हैं। वहां जाते हैं, गांधी जी को बताते हैं कि चंपारण में, ठीक है, कहां पर, चंपारण वहां पे ब्रिटिशों के द्वारा क्या किया जा रहा है, तीन कठिया पद्धति इसको जो है लागू कर रखा है। यानी कि किसान के पास जो खेत है, ठीक है, किसान के पास जो खेत है उसके 3/20 भाग पर, ठीक है, 3/20 भाग पर क्या हो रही है, नील की खेती हो रही है। ठीक है, किसकी, नील की खेती की जाती है। अब दिक्कत ये थी कि नील की खेती कमर्शियल क्रॉप है, यानी कि ये कैसी है, एक कमर्शियल क्रॉप है। इससे किसानों को किसी भी तरीके का लाभ नहीं हो रहा था, सीधे सीधे ब्रिटिशों को हो रहा था। और दूसरी चीज की जो जमीन की, जो खेत की गुणवत्ता है, उर्वरकता है, वो भी यहाँ पे खत्म हो रही थी। और यहाँ पर अधिक दर पर यहाँ पे किसानों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तुम नील की खेती करा रहे हो, उसको पिएंगे। तो यहाँ पे शोषण जिस तरीके से हो रहा था किसानों का, उसी की आवाज उठाने के लिए रामचंद्र शुक्ल सहायता लेते हैं, किसकी, गांधी जी जाते हैं चंपारण। वो कहते हैं ठीक है आप चलिए हम आते हैं। गांधी जी पहुंच जाते हैं 1917 में, कहां पर, चंपारण में। और वहां पर जाकर इन किसानों के खिलाफ हो रहे तिनकटिया पद्धति और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और यही गांधी जी का पहला किसान आंदोलन होता है। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाए तो याद रखना, गांधी जी के बारे में एक ना एक सवाल आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में एक सेगमेंट गांधी जी का पढ़ लीजिए, उनकी किताबें, उनके द्वारा जो भी मूवमेंट चलाए गए हैं, है ना, जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं, ये तो बात हो गई 1917 की। इसके बाद 1918 में आप देखेंगे गांधी जी के द्वारा 2 मूवमेंट रेगुलेट किए जाते हैं। एक तो होता है खेड़ा आंदोलन और दूसरा होता है आपका, एक हो जाएगा खेड़ा और दूसरा अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेड़ा आंदोलन था वहां पे भी क्या हो रहा था, मजदूरों से जो है टैक्सेशन, अधिक दर जो है, सैलरी कम मिल रही थी। यही चीज यहाँ पे हुई थी, प्लेग फैल गया था, लेकिन वहां पे फिर भी मजदूरों से जो है काम कराया जा रहा था। इसी चीज को लेकर यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, 1940 में, 1941 में, 1946 में या फिर 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, अब पूरे भारत में सब परेशान हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बम्बई में, ठीक है, बम्बई में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। और ये चलाया जाता है 1942 में। और आपको बता दूं कि ये जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है, ये प्रस्ताव जो है ये 1942 में ही लाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है ये कब, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो मूवमेंट कहाँ, बम्बई में चलाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है, करो या फिर मरो। आप देखेंगे कि पूरी जर्नी में गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के द्वारा जब ये करो या मरो का नारा दिया गया, तब ये सवाल जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। और ये आपकी जो यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षा है उसमें पूछा जाता है कि गांधी जी तो अहिंसा के मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन यहाँ तक आते आते हिंसा पे उतर आए कि करो या मरो। तो इंसान भी बर्दाश्त कहाँ तक करेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1942 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरोजिनी नायडू, सारे के सारे जितने भी मेन लीडर थे वो आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते दिखाई देंगे। ठीक है,
चलिए अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया है? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद के कारण, नेतागणों के बीच मतभेद के कारण, चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। देखो पहली चीज तो सवाल पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया? ठीक है, कब शुरू किया गया? ये किया गया था बच्चे 1920 में। किसने किया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग, असहयोग ये जो शब्द है इसी से आप समझ सकते हैं असहयोग, यानी कि हम सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? ब्रिटिशर्स का। आप देखेंगे कि ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले आपका 1914 से लेकर 1918 का जो समय है ये समय है प्रथम विश्व युद्ध का, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। प्रथम विश्व युद्ध में जब विश्व की महाशक्तियां आपस में लड़ रही थी तो वहां पर ब्रिटिशों ने भारतीयों का सहयोग लिया कि भाई तुम हमारा सपोर्ट करो, उसके बाद हम तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, जो भी तुम्हारी डिमांड्स हैं उसको हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारे सैनिकों को ये लेकर जाते क्योंकि उससे पहले ही सेना में भर्ती कर लेते थे ये भारतीयों को। तो युद्ध के लिए जो है ये जर्मनी और इटली और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में ले जाकर युद्ध क्षेत्र में जो है भारतीयों को खड़ा कर देते कि लड़ो तुम हमारे लिए। तो वहां पे भारतीयों ने पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई भी की है। और आप देखेंगे कि इस में होता क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है वो प्रस्ताव रख देते हैं कि भाई यहाँ पर अगर आप हमें जो है सहयोग करेंगे तो इसमें मुस्लिम समुदाय जो है ये एक डिमांड के साथ जो है इनके साथ सहयोग करने को सहमत होता है। ये कहते हैं कि तुर्की यानी कि टर्की में हमारे जो खलीफा है उनके पद को आप समाप्त नहीं करोगे चाहे वर्ल्ड वॉर की स्थिति कुछ भी रहे। ब्रिटिशर्स कहते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे, तुमने कहा है तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1918 में, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये खलीफा का पद इतना मना करने के बाद भी खलीफा का पद जो है उसको समाप्त कर देते हैं, जो कि मसीहा कहा जाता है। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का मसीहा कहा जाता था, किसके? टर्की के खलीफा को, उस पद को ही समाप्त कर दिया। सारे मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया और यहीं पर एक आंदोलन चलाया जाता है 1919 में, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो कि अली बंधुओं के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यहीं पर आप देखेंगे कि इसी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं। तो गांधी जी यहाँ पर क्या करेंगे 1919 में, ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है इस मूवमेंट में दिखाई देती है। इसके बाद भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स को और ज्यादा कड़े तरीके से जवाब देने के लिए 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है कि हम इनको सहयोग नहीं करेंगे, हम किसी तरीके का हिंसक रूप नहीं अपनाएंगे, हम ब्रिटिशों की किसी भी काम में उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कि हमने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया है। यही तो बात थी। तो यहाँ पर लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जो है उनको बाइकआउट करना शुरू कर दिया गया ब्रिटिशों को, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आप देखेंगे कि चौरी चौरा की घटना जो है ये गोरखपुर में होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन में जो पुलिसकर्मी थे उन्हीं के साथ उस पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। ये चौरी चौरा की घटना हो जाती है। यहाँ पर ये जो पीड़ा है, ये जो घटना है, ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा दर्द देती है। कहती है कि मैं पिछले 2 साल से असहयोग आंदोलन चला रहा हूँ और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि किसी भी तरीके का हिंसक स्टेप मत लीजिएगा, कोई भी हिंसा नहीं करनी है हमें। लेकिन फिर भी आपने जो चौरा चौरी में जो पुलिस स्टेशन है वहां पे ब्रिटिश पुलिसकर्मी को ही जला दिया। उसके बाद गांधी जी नाराज होते हैं और 1922 में, इस घटना के बाद 1922 में इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन को ये क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। गांधी जी नाराज हो गए, जाओ हम नहीं करते तुमसे बात, जाइए हम नहीं करते आपसे बात, आपने कर ली है अपनी मनमानी तो आप करते रहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए था। इसीलिए 1922 में आप देखेंगे असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। नमक सत्याग्रह, ये जो नमक सत्याग्रह है आपको बता दूं, इसको जो शुरू किया गया, पहली चीज तो इसको शुरू किया गया 1930 में 12 मार्च को, ठीक है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है, ठीक है, 12 मार्च
1930 में साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। यहां से गांधी जी जो है पैदल यात्रा करते हैं, पद यात्रा शुरू करते हैं अपने साथियों के साथ, और 6 अप्रैल को 1930 को ये कहाँ पहुंचते हैं, गुजरात में ही एक जगह है दांडी, ठीक है, दांडी पहुंचते हैं। और वहां पर दांडी में जो नमक का उत्पादन है उसको किया जा रहा था, ठीक है, नमक का उत्पादन कहाँ किया जा रहा था, दांडी में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नमक पर एकाधिकार, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, ब्रिटिशों के हाथ में था। अब ब्रिटिशों को हमें जवाब देना है, लाठी हम उठा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, आपके द्वारा बनाए गए नियम कानून को ही तो तोड़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, आपने बोल दिया है कि नमक पे कंट्रोल आपका है, यानी कि एकाधिकार आपका है, आपके अलावा कोई भी नमक को हाथ नहीं लगा सकता, है ना। तो आप क्या करोगे बगावत के लिए कि लो ठीक है, तुमने कहा नमक को हाथ नहीं लगाए, हम तो लगाएंगे और सारे साथियों के साथ ले जाकर लगाएंगे। तो यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, दांडी तक, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यात्रा करते हैं, और दांडी पहुंचकर नमक को अपने हाथ में लेकर नमक कानून को तोड़ देते हैं। और यही मूवमेंट क्या कहलाता है, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। आपसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा ये घटना कब की है, आपकी 1930 की है, ठीक है, 1930 की है, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, गांधी जी से ज्यादातर मूवमेंट पूछे जाएंगे। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 में किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लाया गया 1919 में, ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन हमने देखा, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, 1920 में, भारत छोड़ो 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब का है, आपका 1931 का। आपको बता दूं, जब नमक कानून तोड़ा गया तो उसी समय आपकी लंदन में, उसी समय आप देखेंगे लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन इसका आयोजन किया जा रहा था, ठीक है, सारे भारतीयों को बुलाया गया लंदन, आइए यहाँ पे बैठकर जो है इस पर चर्चा करते हैं। कहाँ पर, गोलमेज सम्मेलन 3 साल होता है, 1930 में, 1931 में, 1932 में। 1930 में जब ब्रिटिशों के द्वारा लंदन सबको बुलाया जाता है, भारतीय जितने लीडर होते हैं, आप देखेंगे कि उसमें कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी मेंबर जो है शामिल ही नहीं होता है। ब्रिटिशों को ये चीज बड़ी खराब लगती है कि बताओ, कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी मेंबर शामिल नहीं हुआ है, ऐसे तो नहीं हो सकता है, हमें बात तो करनी पड़ेगी। तब जाकर इरविन जो है गांधी जी से आकर मिलता है और यहाँ पर उनके से अनुरोध करता है कि कृपया करके आप जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी डिमांड्स है, उसको आप गोलमेज सम्मेलन में आकर रखिए, ठीक है। इसी पर जाकर गांधी इरविन समझौता होता है। ये समय तब भी है, उस वक्त का भी है जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी थी। जब गांधी से इरविन मिलने आता है तो सबने गांधी जी से ये अनुरोध किया था और ये सबको लग रहा था कि गांधी जी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो है सिफारिश करेंगे और उनकी फांसी को टाला जा सकता है, उनकी फांसी को टाला जा सकेगा। लेकिन ऐसा गांधी जी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके सिद्धांत थे कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा करोगे तो आपको सजा मिलेगी। और उन्होंने, क्योंकि बम, दिल्ली असेंबली में बम फेंका था, तो इसी वजह से वो उस चीज का समर्थन उन्होंने वहां पर नहीं किया। लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए वो सहमत हो जाते हैं। इसीलिए आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। ठीक है, याद रखिएगा, यही क्या है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जो है ये कौन थे? लॉर्ड एडली थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो जनरल गवर्नर कौन था आपका? गवर्नर जनरल माउंटबेटन था 1947 के समय, इसी ने तो विभाजन कराया था। चलिए ठीक है, क्लियर हो रही है यहां तक चीजें जो समझा रही हूं? ओके, आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। 20 सितंबर 1932 को यदरवा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन जो है ये किसके विरोध में शुरू किया? ठीक है, बात कब की है? 1932 की।
ये सत्याग्रही पर ब्रिटिश दमन के विरोध में, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरोध में, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरोध में जो है यहाँ पर यदरवा जेल में क्या किया है, आमरण अनशन, यानी कि मरने तक हम कुछ नहीं खाएंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पे क्यों की है 1932 में? ये बात है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? जब मैंने अभी बताया ना कि गांधी इरविन जो है गांधी को इनवाइट करने आता है, गांधी जी कहते हैं ठीक है हम आते हैं। गांधी जी 1932 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? लंदन। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस गोलमेज सम्मेलन में सारे के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो होते हैं उसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर शामिल होते हैं और उनकी एक ही मांग होती है कि यहाँ पर जो नीची जाति के अछूत वर्ग है, ठीक है, दबा हुआ कुचला हुआ वर्ग है, उसको यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण की मांग जो है यहाँ पर रखी जा रही थी। और इस मांग को, ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसको जो है स्वीकृति मिल गई, ठीक है। जातीय आरक्षण जो है इसकी मांग जो है रखी गई थी, जिसको इसने पारित कर दिया। किसने? मैकडोनाल्ड ने। किसके कहने पे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस चीज से गांधी जी नाराज हो जाते हैं। आप कहोगे क्यों नाराज हो गए? यहाँ पे तो उनको आरक्षण मिल रहा था। गांधी जी का कहना यह था कि उस समय यानी कि 1932 में हमारी प्राथमिकता है कि हम ब्रिटिशों से आज़ादी पाले, फिर हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है उसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अम्बेडकर जी ये कह रहे थे कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। वो अपनी बात पे अड़े हुए थे या गांधी जी अपनी बात पे अड़े हुए थे। गांधी जी यहीं से नाराज होकर सीधे वापस पहुंचते हैं और यदरवा जेल में जाकर आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। बहुत समझाया जाता है गांधी जी को। फिर आप देखेंगे कि आगे चलकर 1932 में एक पैक्ट होता है जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। कौन सा? पूना पैक्ट कहा जाता है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित है? ये सांप्रदायिक पंचायत से संबंधित जो है पैक्ट है, जो कि किसके बीच होगा? ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच होता है। कब होगा? तो ठीक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो क्यों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद हो रहा है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पे पूना पैक्ट और यहाँ पे भी गांधी जी जो है ये पैक्ट होता है, पूरा लिखित रूप में होता है, लेकिन गांधी जी उस पर सिग्नेचर नहीं करते। कहते हैं मैं नहीं करूंगा, तुम कितना भी कह लो मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे इनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय आते हैं जो कि पूना पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से सिग्नेचर करते हैं, अम्बेडकर इस पर साइन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए। नो इंटरनेट प्लीज। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1922 में असहयोग आंदोलन में, 1919 के रॉलेट एक्ट में, 1918 के अहमदाबाद आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। तो आपको बता दीजिए यहाँ पर आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। देखो, भूख हड़ताल ये बात है अहमदाबाद आंदोलन की, जो मील मजदूर आंदोलन था, जहां पे प्लेग फैलने की वजह से यहाँ पर मजदूरों को जो है उनकी पैसे नहीं दिए जा रहे, तो यहाँ पे मजदूर बहुत परेशान थे, तो भूख हड़ताल पे बैठे थे। हालांकि बाद में मजदूर ही पीछे हट गए, तो गांधी जी ने भी इसको हटा दिया था। रॉलेट एक्ट 1919 का है। रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है। काला कानून कहा जाता है। क्यों काला कानून कहा जाता है? ये वो कानून था जिसने भी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया उस पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही, बिना किसी अपील, बिना किसी दलील के उठाकर उस क्रांतिकारी को सीधे जेल में भरा जा रहा था। इसीलिए इसे रॉलेट एक्ट कहते हैं या काला कानून कहा जाता है। ये कानून आपको बता दूं, ये पंजाब में अमृतसर की जो जलियांवाला जगह है, ठीक है, जलियांवाला बाग, ठीक है, यहां पर इसी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे सत्यपाल और किचलू। सत्यपाल और
किचलू, ठीक है, ये दोनों लोगों को क्या करते हैं, बिना कुछ कहे उठाकर जेल में डाल देते हैं। इससे अमृतसर की पब्लिक जो है काफी ज्यादा नाराज होती है और ये लोग क्या करेंगे, वहां के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जलियांवाला बाग में। अब यहाँ पे क्या है, दमनी कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है, 1919 की घटना है, जब वहां पर जलियांवाला बाग में सत्यपाल और किचलू की आज़ादी को, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो पंजाब के लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, गांधी जी भी जा रहे थे लेकिन गांधी जी को रोक दिया गया। यहाँ पर क्या किया जाता है, जो जनरल डायर होता है वो यहाँ पर अंधाधुंध तरीके से पूरे बाग को बाहर से गेट लगा के बंद कर देते हैं और सारे के सारे लोगों को गोली मार के, बच्चे बूढ़े महिलाएं युवाएं सबको जो है गोली मार दी जाती है। और इसी घटना को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो कि कब है, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने, RH डायर ने या फिर बाइली ने। तो मैंने बताया ना, आपके जनरल R डायर के द्वारा आदेश दिया गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर JL नेहरू के द्वारा कहा गया था। ठीक है, राष्ट्रपिता किसने कहा, राष्ट्रपिता बताइए, यहाँ पर किसने कहा इनको राष्ट्रपिता, चंपारण में बताओ, यहाँ पे राष्ट्रपिता किसने कहा है, तो ये याद रखिएगा, ये कहा था रेडियो स्टेशन पर, जब सुभाष चंद्र बोस आते हैं तो वहां पर संबोधित करते हैं गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक है, राष्ट्रपिता के रूप में। अगला सवाल देखते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, 30 जनवरी 1947 में, 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1946 में या 30 जनवरी 1949 में। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि गांधी जी की हत्या कैसे हुई है, गोली मारकर। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कब की, 30 जनवरी 1948 को। जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म पोरबंदर में होता है और यहाँ पे गोली मारकर हत्या कब की जाती है, 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, हाँ जी, चंपारण। आप लोगों की कमेंट्स मुझे बहुत लेट आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, प्रथम, द्वितीय, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। पहला कब हुआ, 1930 में, दूसरा कब हुआ, 1931 में, ठीक है, और तीसरा 1932 में हुआ था। किसमें भाग लिया, दूसरे में ही लिए थे, उसमें भी नाराज हो गए, उसके बाद वो गए ही नहीं। ठीक है, दूसरा ही याद रखना है। अगला है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर आपका चेम्सफोर्ड। बताइए यहाँ पर, चलो बताओ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बहुत देर से आप लोगों के भी जवाब आने चाहिए। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, बताओ कौन था। तो आपको याद होगा ये असहयोग आंदोलन कब आया, 1920 में। 1920 से पहले एक एक्ट लाया गया था, एक एक्ट आया था, कौन सा, 1919 का एक्ट, जो कि किसके द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। तो मॉन्टेग्यू इसमें सचिव होता है और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय होता है। तो ये रहेगा ना 1920 तक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ है, 1930 में, 1928, 1925, 1919। ये अभी अभी मैंने बताया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए कमेंट करके कि ये कब, साइमन कमीशन भारत कब आया। सी चलिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था, बताइए यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो मैंने बताया था ना कि ये साइमन कमीशन क्यों आया, तो ये 1919 का जो अधिनियम ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था, नियम कानून, उनकी समीक्षा करने के लिए। समीक्षा, और समीक्षा कितने साल पे हो रही थी, 10 सालों पे, यानी कि 1919
1929 में आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लंदन में जो है इलेक्शन थे, तो इससे पहले 1927 में इन्होंने कमीशन को, साइमन कमीशन जो है ये भारत भेज दिया कि जाओ तुम, और ये भेजा 27 में था, भारत पहुंचा है 1928 को, ठीक है, 1928 को पहुंचता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि सब नाराज हो जाते हैं कि किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया है, और तुम भारतीयों के भला करना चाहते हो, कैसे मान लें हम भाई, हम तो नहीं मानते हैं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? गांधी जी के राजनीतिक गुरु, तो मैंने बताया ना, गांधी जी जब भारत वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को, उसमें सबसे पहले वो किससे मिलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और पूछते हैं कि बताओ मैं भारतीयों के लिए कैसे क्या कर सकता हूँ। वो कहते हैं तुम कुछ मत करो, तुम जाके पहले भारत को जानो, घूमो, भारत की हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर गांव, हर किसान से जाकर मिलो और पूछो समस्या क्या है, और फिर सोचो कि तुम उनके लिए क्या कर सकते हो। गांधी जी बस इतना ही सुनकर निकल पड़ते हैं भारत यात्रा पे, ठीक है, जिसको आज भी कांग्रेस फॉलो करती हुई आ रही है। जो राहुल गांधी पद यात्रा निकाले हैं उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, वो क्यों निकाले? ये गांधी जी से ही प्रेरित हैं, है ना। चलिए, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। जिंदगी में एक चीज याद रखना, जिंदगी में सही आपको सलाह देने वाला व्यक्ति, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते, कोई भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, उसी को गुरु कहा जाता है जो आपको सही राह दिखा दे, जो आपको सही राह दिखा दे, आपको गलत को गलत और सही को सही बता दे, तुम्हारे लिए क्या सही है ये तुम्हें बता दे, तो उसको कभी नहीं छोड़ना। अगर ऐसा इंसान मिल जाए ना, कभी नहीं छोड़ना उसको, ठीक है। अगला सवाल है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया है? 248 किलोमीटर, 385, 284 या फिर 348 किलोमीटर? बताओ भाई, गांधी जी कितने किलोमीटर तक पैदल चले थे भाई? बताइए कितने किलोमीटर तक? 385 किलोमीटर तक, ठीक है, कितना? 385 किलोमीटर। अगला सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग या फिर कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड जो है ये सांप्रदायिक जो पंचाट जारी किया गया था 1931 के गुलमे सम्मेलन में, ये वही है, ठीक है। हंटर आयोग का गठन किया गया था, दो चीजों में होता है, एक शिक्षा को लेकर है और एक हंटर आयोग का गठन किया गया था जलियांवाला हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट जो 1919 में लाया था, इसी को काला कानून कहा जा रहा था क्योंकि बिना किसी अपील दलील के जो है लोगों को जेल में डाला जा रहा था। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? चंपारण 1917 का अधिवेशन है। वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई या मणिबेन पटेल? बताइए, चंपारण में गांधी जी के साथ कौन यहां पर शामिल हुआ था? कौन शामिल हुआ है? फटाफट से कमेंट करके बता दो कौन शामिल हुआ था। तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1923 में। दो लोगों ने मिलकर की थी, एक तो थे चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तब भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? महात्मा गांधी ने, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने? बताइए ये बात किसने कही थी? बताओ ये बात किसने कही थी? ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें मैंने कहा था ना कि आधी रात को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि हम पूर्ण स्वराज प्राप्त कर लेंगे। कब तक? 26 जनवरी 1930 को। तो आप देखिए कि वो जो इवेंट है, क्या वो इस बात से मेल नहीं खाता है कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था भैया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जहां पे हमने कल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जो सवाल थे और गांधी जी से जो सवाल आपकी परीक्षा में सभी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं। यहीं से ज्यादातर सवाल आपके पूछे जाएंगे, बाकी
कुछ और अगर होगा तो वो अलग बात है ना। चलिए